हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप एकेडमी। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो शायद पहली नज़र में थोड़ा उबाऊ लगे। मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटीज़, कन्वेंशंस, ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम कोई लॉ की क्लास में बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कुछ कागजी बातें हैं जो बड़े बड़े नेता मीटिंग्स में करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे आज के जो नोट्स हैं, जो 1962 से लेकर 2015 तक के सोर्स मटेरियल पर आधारित हैं, उन पर जब मैंने रिसर्च की तो मैं लिटरली हैरान रह गई। ये कोई बोरिंग थियरी नहीं है, ये तो दुनिया को बचाने की एक थ्रिलर कहानी है। इसे गहराई से समझते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही डरावने विजुअल से। जरा इमेजिन कीजिए एक बेहद खूबसूरत वसंत ऋतु की सुबह। पेड़ हरे भरे हैं, फूल खिले हैं, लेकिन बाहर एक अजीब सा सन्नाटा है। किसी भी पेड़ पर कोई पक्षी नहीं गा रहा, एकदम डेड साइलेंस। ये तो किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है। हाँ, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी। 1962 में एक साइंटिस्ट थी, रेचल कार्सन। उन्होंने अपनी किताब साइलेंट स्प्रिंग में यही खौफनाक तस्वीर पेश की थी, और यहीं से पूरी दुनिया जागी। मतलब रातों रात कोई भी देश पर्यावरण बचाने के लिए आगे नहीं आया था। सही कहा। इस पूरे ग्लोबल मूवमेंट की शुरुआत उस खतरे से हुई थी जो बिल्कुल हमारी फूड चेन में घुल रहा था, और वो खतरा था डीडीटी जैसे कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, जो कि उस टाइम पर एक जादुई रसायन माना जाता था, राइट? मलेरिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए इसका छिड़काव तो दुनिया भर में हो रहा था। हाँ, वो उस वक्त का चमत्कार था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये चमत्कार असल में एक साइलेंट किलर है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसके पीछे दो बहुत ही हेवी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स काम कर रहे थे। एक है बायो एक्यूमुलेशन और दूसरा बायो मैग्निफिकेशन। ओके, तो इन हेवी वर्ड्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ये बायोक्यूमुलेशन क्या है? बेसिकली बायोक्यूमुलेशन का मतलब है किसी एक जीव के शरीर के अंदर जहर का लगातार जमा होते जाना। समस्या ये थी कि डीडीटी पानी में नहीं घुलता है, ये फैट में यानी लिपिड में घुलता है। ओह, मतलब अगर किसी जानवर ने इसे निगल लिया तो ये शरीर से बाहर नहीं निकलेगा? एग्जैक्टली। ये पसीने या यूरिन के रास्ते बाहर नहीं निकलता, ये सीधे शरीर की चर्बी में स्टोर हो जाता है। तो समय के साथ उस जीव के अंदर जहर की मात्रा बस बढ़ती ही जाती है। और यहीं पर वो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, बायो मैग्निफिकेशन, जो इस जहर को एक ग्लोबल संकट बना देता है। वो कैसे? मैं इसे ऐसे समझती हूँ कि ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। लेकिन बैंक खाते में पैसों के बढ़ने के बजाय ये फूड चेन में जहर का लेवल बढ़ा रहा है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लिटरली यही होता है। जब ये जहर फूड चेन में ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हर स्टेप पर इसका असर कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर पानी में बहुत थोड़ा सा जहर है। हाँ, मान लीजिए पानी या मिट्टी में डीडीटी का लेवल सिर्फ 10 ppm है। अब उस पानी के छोटे पौधों को छोटी मछलियों ने खाया। एक छोटी मछली तो हजारों पौधे खाती है, तो उसके अंदर लेवल 100 ppm हो गया। बाप रे। फिर उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, तो लेवल 1000 ppm हो गया। और जब टॉप प्रेडेटर जैसे कोई ईगल या इंसान उस बड़ी मछली को खाता है तो जहर 10,000 ppm तक पहुंच जाता है। ये तो शॉकिंग है। और टॉप प्रीडेटर्स तक पहुंचते पहुंचते ये इतना जानलेवा हो जाता है कि पक्षियों के अंडे कमजोर होने लगते हैं, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि हवा और पानी को कोई बॉर्डर पार करने के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए होता। अमेरिका में जो कीटनाशक छिड़का जा रहा था वो अंटार्कटिका के पेंगुइन्स के शरीर में भी मिल रहा था। मैंने नोट्स में पढ़ा ये। हाँ, और इसी रियलाइजेशन ने दुनिया को ये मानने पर मजबूर किया कि भाई ये किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है। और यहीं से हमारा नैरेटिव शिफ्ट होता है 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की तरफ। मतलब ये पहली बार था जब दुनिया भर के लीडर्स पर्यावरण के मुद्दे पर एक साथ एक कमरे में बैठे थे, है ना? स्टॉकहोम सम्मेलन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ओ क्रैप मोमेंट था। राष्ट्रों ने आखिरकार मान लिया कि विकास की अंधी दौड़ में हमने इकोसिस्टम को तबाह कर दिया है। और शायद इसीलिए 5 जून 1972 को UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जन्म हुआ, और हम आज तक 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। सही कहा। UNEP को एक ग्लोबल वॉचडॉग की तरह बनाया गया था ताकि वो देशों को हेल्प कर सके। लेकिन यहाँ मैं एक पुशबैक देना चाहूँगी। मतलब हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल सम्मेलनों का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा होता है। लीडर्स आते हैं, शानदार स्पीच देते हैं, डिनर करते हैं, और फिर सब कुछ फाइलों में बंद। क्या स्टॉकहोम सम्मेलन से असल में जमीन पर कोई फर्क पड़ा था, या ये सिर्फ एक PR स्टंट था? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है
वो ये है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ही रियल और एकदम इमीडिएट था। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारा भारत ही है। अच्छा, भारत में क्या हुआ था? उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब स्टॉकहोम से वापस लौटी तो भारत की पॉलिसीज में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। उसी साल 1972 में ही भारत ने अपना बेहद सख्त वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया। वाओ, इतनी जल्दी? हाँ, और बात सिर्फ कानूनों तक नहीं रुकी। 1976 में संविधान में 42nd अमेंडमेंट किया गया। आर्टिकल 48A और 51A जोड़े गए। मतलब पर्यावरण की रक्षा को सिर्फ सरकारी पॉलिसी नहीं बल्कि एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। एग्जैक्टली। और 1972 में ही एक और बड़ी चीज हुई थी। क्लब ऑफ रोम की एक रिपोर्ट आई थी, लिमिट्स टू ग्रोथ। ओहो, इस रिपोर्ट ने तो मानो पैनिक बटन ही दबा दिया था। मैंने पढ़ा कि MIT के रिसर्चर्स ने कंप्यूटर मॉडल से भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर दुनिया ऐसे ही रिसोर्सेज यूज करती रही तो पृथ्वी की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, दुनिया खतरे से वाकिफ तो हो गई थी, लेकिन पैनिक करना कोई सस्टेनेबल प्लान तो होता नहीं है। हाँ, पैनिक में कोई फैसले नहीं लिए जाते। सही कहा। एक ग्लोबल क्राइसिस को सुलझाने के लिए एक कॉन्क्रीट विजन और सटीक साइंस की जरूरत थी। और ये विजन मिला 15 साल बाद 1987 में ब्रंटलिन रिपोर्ट के जरिए, जिसे अवर कॉमन फ्यूचर भी कहा जाता है। और मुझे लगता है इसी रिपोर्ट ने उस शब्द को जन्म दिया जो आज हर कॉर्पोरेट मीटिंग में सुनने को मिलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। हाँ, और इसका सिंपल सा लॉजिक यही था कि हम आज का विकास ऐसे करें कि आने वाली पीढ़ियों के रिसोर्सेज खत्म ना हो। मतलब आज अगर हम सारे जंगल काट देंगे तो कल के बच्चे क्या देखेंगे? बहुत बेसिक सी बात है। बिल्कुल बेसिक है, लेकिन विजन के साथ साथ आपको साइंस भी चाहिए होता है बैकअप करने के लिए। इसीलिए 1988 में IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन हुआ। अब IPCC को लेके मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बताइए। हमारे सोर्स मटेरियल में साफ साफ लिखा है कि IPCC खुद अपनी कोई रिसर्च नहीं करती। मतलब इनके अपनी कोई लैब नहीं है, ये कोई नया डेटा जनरेट नहीं करते। हाँ। तो फिर अगर ये खुद रिसर्च नहीं करते तो इनकी रिपोर्ट्स को ग्लोबल पॉलिसी का बाइबल क्यों माना जाता है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन ये IPCC का सबसे पावरफुल फीचर है, कोई कमजोरी नहीं है। वो कैसे? सोचिए कि दुनिया भर में हजारों साइंटिस्ट्स अपनी अपनी लैब्स में काम कर रहे हैं। कोई ग्लेशियर पर पेपर छाप रहा है, कोई समुद्र के बढ़ते स्तर पर। अब इनमें से कई स्टडीज आपस में टकरा भी सकती हैं। हाँ, कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स तो आते ही हैं साइंस में। IPCC का काम है दुनिया भर में पब्लिश हुई हर एक अच्छी साइंटिफिक रिसर्च को इकट्ठा करना, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना और एक मास्टर सारांश निकालना। ओह, मतलब जिस पर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स अग्री करते हों। एग्जैक्टली। तो जब IPCC कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग इंसानों की वजह से हो रही है, तो वो किसी एक रिसर्चर की राय नहीं है, वो ग्लोबल साइंस का कंसेंसस है। इसे नकारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब समझ आया, मतलब ये पूरी दुनिया के साइंस का एक फिल्टर है। तो जब साइंस और टारगेट दोनों क्लियर हो गए तो दुनिया 1952 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जमा हुई, जिसे द अर्थ समिट कहा जाता है। हाँ, ये इतिहास का सबसे बड़ा पर्यावरण ब्लूप्रिंट था। यहाँ से 3 बहुत बड़ी महासंधियां निकल कर आईं। चलिए इसे गहराई से समझते हैं, एक एक करके इन तीनों को डिकोड करते हैं। पहली कौन सी थी? पहली और सबसे मशहूर थी UNFCCC। इसका मकसद था ग्लोबल वार्मिंग को रोकना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लिमिट में रखना। आज हम जो भी कॉप मीटिंग्स देखते हैं ना, वो सब इसी के तहत होती हैं। राइट। और दूसरी बड़ी ट्रीटी थी CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका काम सिर्फ जानवरों को बचाना नहीं था, बल्कि पूरे इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना था। और इसके 3 मुख्य लक्ष्य थे। हाँ, पहला तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संरक्षण था, दूसरा इसका सस्टेनेबल यूज, और तीसरा जो था वो मुझे थोड़ा पेचीदा लगा कि जेनेटिक रिसोर्सेज से होने वाले फायदों का फेयर और इक्वल बंटवारा हो। ये बहुत जरूरी पॉइंट था। और इसी तीसरे लक्ष्य को लागू करने के लिए बाद में नागोया प्रोटोकॉल लाया गया। ये नागोया प्रोटोकॉल किस लिए था? ताकि अगर कोई बड़ी दवा कंपनी किसी विकासशील देश के जंगलों से कोई जेनेटिक मटेरियल ले जाकर करोड़ों की दवा बनाती है, तो उस देश और वहां के मूल निवासियों को भी उसका प्रॉफिट मिले, सिर्फ कंपनी अमीर ना हो। ये तो बहुत फेयर बात है। और इसके साथ ही जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों के सुरक्षित व्यापार के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल भी बनाया गया।
ओके। और रियो की तीसरी बड़ी संधि थी UNCCD, जो कि डेजर्टिफिकेशन या भूमि क्षरण को रोकने के लिए थी। हाँ, और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि इसका मतलब सिर्फ रेगिस्तानों को फैलाने से रोकना नहीं है। दुनिया भर में जो उपजाऊ जमीन खराब हो रही है ना, उसे वापस रीस्टोर करना इसका मेन गोल है। देखिए, ये तीनों कन्वेंशंस पेपर पर तो बहुत शानदार लगते हैं, एकदम क्रांतिकारी। लेकिन रियो समिट के बैकग्राउंड में एक बहुत कड़वा सच भी तो चल रहा था, और वो था पैसा। हमेशा की तरह यहीं से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। इस फाइनेंशियल गैप को भरने के लिए रियो में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी GEF बनाई गई, जो एक फंड की तरह काम करती है। राइट। लेकिन सबसे बड़ा विवाद एक सिद्धांत को लेकर था, जिसे कहते हैं CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। CBDR, इसे अगर मैं एक सिंपल एनालॉजी में रखूं तो क्या ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए कुछ अमीर बच्चों ने मिलकर एक पार्क में खूब पार्टी की और पूरे प्लेग्राउंड को कचरे से भर दिया। अब जब नए और गरीब बच्चे वहां खेलने आए तो अमीर बच्चों ने कहा, देखो भाई, हम सबकी एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस पार्क को साफ रखें, चलो सब मिलकर कचरा उठाते हैं। बहुत चालाकी से। हाँ, तो इस पर नए बच्चों ने जवाब दिया, बिल्कुल साफ करेंगे, लेकिन गंदगी तुमने फैलाई है तो सफाई में ज्यादा मेहनत तुम्हारी होगी और झाड़ू खरीदने के पैसे भी तुम ही दोगे। क्या ये डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसी ही है? ये एनालॉजी इस पूरी जियोपॉलिटिकल डिबेट को एकदम परफेक्टली कैप्चर करती है। जो ग्लोबल साउथ है, यानी विकासशील देश, उनका तर्क बिल्कुल यही है कि गंदगी विकसित देशों ने फैलाई है। बिल्कुल। वे कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान अंधाधुंध कोयला और तेल जलाकर वातावरण को कार्बन से भर दिया, और उसी के दम पर वे आज अमीर बने हैं। और अब जब गरीब देशों की बारी आई है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, तो नियम लादे जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ग्लोबल साउथ कहता है कि विकसित देशों को अपने एमिशन ज्यादा कम करने चाहिए और विकासशील देशों को फंड्स भी देने चाहिए। लेकिन विकसित देश भी तो चुप नहीं बैठेंगे। उनका क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है? उनका तर्क होता है कि आज के समय में चीन और भारत जैसे विकासशील देश बहुत तेजी से एमिशन कर रहे हैं, तो अगर ये देश जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो क्लाइमेट क्राइसिस कभी सॉल्व ही नहीं होगा। ये तो एक ऐसा विवाद है जो आज भी हर क्लाइमेट मीटिंग में छाया रहता है। लेकिन उस वक्त रियो में जो UNFCCC बना था, वो तो सिर्फ एक फ्रेमवर्क था ना? हाँ, एक ढांचा था। उसमें कोई कानूनी बाइंडिंग नहीं थी। ये तो ऐसा था कि चलिए सब फिट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी की कोई डाइट प्लान ही तय नहीं थी। बहुत से का कोई सजा नहीं थी। तो असल में रूल्स कब आए? मुझे लगता है वो 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में आए थे। जी, क्योटो प्रोटोकॉल ने पहली बार एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाया। इसने साफ तौर पर विकसित देशों के लिए एमिशन कम करने के बाइंडिंग टारगेट सेट कर दिए। मतलब उन्हें लीगली वो टारगेट्स पूरे करने ही थे? हाँ, लेकिन कूटनीति में हमेशा एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, वरना कोई देश साइन ही नहीं करेगा। ये तो है। इसलिए क्योटो में 3 फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म दिए गए कि अगर कोई देश अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा तो वो पेनल्टी से कैसे बच सकता है। हाँ, और इसमें मुझे सबसे दिलचस्प लगा एमिशन ट्रेडिंग। इसे मैं अपनी उसी डाइट वाली एनोलॉजी से समझाती हूँ। बताइए। दोनों को हफ्ते में सिर्फ एक बार चीट डे मनाने की इजाजत है। अब पहले दोस्त ने बहुत कंट्रोल किया और अपना चीट डे यूज ही नहीं किया। वहीं दूसरे दोस्त का कंट्रोल टूट गया और उसने ज्यादा मीठा खा लिया। अब एमिशन ट्रेडिंग में क्या होता है कि दूसरा दोस्त पहले दोस्त के पास जाता है और कहता है, यार अपना बचा हुआ चीट डे मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके पैसे दे दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है कार्बन क्रेडिट्स के बाजार में। लिटरली। हाँ, अगर देश ए ने अपने टारगेट से भी कम एमिशन किया है तो उसके पास बचे हुए क्रेडिट्स होते हैं। देश बी जिसने लिमिट पार कर दी है, वो देश ए से वो क्रेडिट्स खरीद लेता है। अरे वाह, मतलब ग्लोबल लेवल पर एमिशन उतना ही रहा, लेकिन देशों को एडजस्ट करने का मौका मिल गया। एग्जैक्टली। और दूसरा तरीका था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या CDM। इसमें एक विकसित देश किसी विकासशील देश में एक सोलर प्लांट या विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगा देता है। ओके। और उससे जो कार्बन कम होता है उसका क्रेडिट उस विकसित देश को मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, जो एकदम CDM जैसा ही है। बस फर्क ये है कि इसमें एक विकसित देश किसी दूसरे विकसित देश के प्रोजेक्ट में निवेश करता है। समझ गए। लेकिन क्योटो का ये जो टॉप डाउन अप्रोच था, ऊपर से ऑर्डर देने वाला, वो बहुत लंबा नहीं चला ना। 2020 आते आते दुनिया को एक नया रास्ता चाहिए था। और वो रास्ता बना 2015 का पेरिस एग्रीमेंट।
इसने क्योटो के पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट कर रख दिया। मतलब पेरिस एग्रीमेंट ने बॉटम अप अप्रोच अपनाया। हाँ, क्योंकि क्योटो में ऊपर से जो टारगेट थोपे गए थे वो कई देशों को पसंद नहीं आए थे। अमेरिका तो इससे बाहर ही हो गया था। तो पेरिस में क्या डिसाइड हुआ? पेरिस का ओवरऑल गोल था कि ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है और हो सके तो 1.5 डिग्री तक। लेकिन ये कैसे होगा? इसके लिए देशों से कहा गया कि आप खुद तय कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, जिसे एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कहा गया। एग्जैक्टली। मतलब कोई इंटरनेशनल बॉडी आपको नहीं बताएगी कि कितना एमिशन कम करना है, नहीं। आप खुद अपना होमवर्क तय करके लाएंगे। ये तो एक तरह से इंटरनेशनल पीयर प्रेशर पे काम करने वाला सिस्टम हो गया। हाँ, हर देश अपना एनडीसी डिक्लेयर करता है और हर 5 साल में उसे अपने टारगेट्स को और सख्त करना होता है। कोई कानूनी सजा नहीं है, बस आपको बाकी दुनिया के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। लेकिन जब ये सब चल रहा था तब दुनिया में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और इमीडिएट खतरे भी आ रहे थे, राइट? बिल्कुल। जैसे कि ओजोन परत का गायब होना। हाँ, 1980 के दशक में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक विशाल छेद देखा गया था। ये एक डायरेक्ट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी। और इसका कारण थे सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स, एसीज और परफ्यूम स्प्रे में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे थे। इसी के रिस्पॉन्स में दुनिया ने 1985 में वियना कन्वेंशन और फिर 1987 में ऐतिहासिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया। और आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दुनिया की इकलौती ऐसी पर्यावरण संधि है जिसे यूएन के सभी 197 सदस्य देशों ने रेटिफाई किया है। वाह, ये तो ग्लोबल कोऑपरेशन की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है ना? लेकिन एक सेकंड, अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इतनी बड़ी सफलता थी और ओजोन का छेद भरना शुरू हो गया था, तो फिर 2016 में ये किगाली अमेंडमेंट क्यों लाना पड़ा? क्या वो काम नहीं कर रहा था? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इतिहास में कई बार एक समस्या का समाधान खूब एक नई समस्या बन जाता है। वो कैसे हुआ ये कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सीएफसी को तो बैन कर दिया गया, तो इंडस्ट्रीज ने उसकी जगह एचएफसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ओके। एचएफसी ने ओजोन को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कुछ दशकों बाद साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि एचएफसी कार्बन डाइऑक्साइड से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। ओह माय गॉड, मतलब हम ओजोन को बचाने के चक्कर में ग्लोबल वार्मिंग को टर्बोचार्ज कर रहे थे। लिटरली यही हो रहा था। इसलिए किगाली अमेंडमेंट लाया गया ताकि एचएफसी को भी धीरे धीरे फेज आउट किया जा सके। एक आग बुझाई और दूसरी भड़का दी। ये हमें बताता है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ करना कितना सेंसिटिव मामला होता है। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा हमारे नोट्स में कुछ और ट्रीटीज का भी जिक्र है जो कचरे और रसायनों से जुड़ी हैं, खास तौर पर बेसल कन्वेंशन। इसे पढ़ते हुए तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ, वो काफी डार्क रियलिटी है। मतलब कैसे विकसित देश अपने सख्त कानूनों से बचने के लिए अपना जहरीला ई वेस्ट बड़े बड़े जहाजों में भरकर गरीब देशों में डंप कर रहे थे। यही मार्केट डायनामिक्स है। कंपनियों को लगता था कि कचरे को वहां भेजो जहां नियम कमजोर हों और डिस्पोजल सस्ता पड़े। तो इसे रोकने के लिए ही बेसल कन्वेंशन आया। इसी 1999 में जी, ये तय किया गया कि कोई भी देश बिना प्रायर कंसेंट के अपना खतरनाक कचरा किसी दूसरे देश के बॉर्डर में नहीं धकेल सकता। और इसी पैटर्न पर रसायनों के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए 1998 में रॉटरडैम कन्वेंशन आया। राइट, ताकि कोई चोरी छिपे प्रतिबंधित केमिकल्स किसी दूसरे देश में ना बेचे। हाँ, और इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक और साइलेंट किलर का जिक्र करना भी जरूरी है, पारा यानी मर्करी। ओहो, मर्क्यूरी तो बहुत खतरनाक होता है। इसका जहर इंसान के नर्वस सिस्टम को तबाह कर देता है। जापान के मिनामाता शहर में पारे की डंपिंग से एक बहुत भयानक त्रासदी हुई थी, जहां हजारों लोग न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का शिकार हो गए थे। इसीलिए 2013 की संधि का नाम मिनामाता कन्वेंशन रखा गया। एग्जैक्टली। दुनिया भर में पारे के इस्तेमाल को रोकने के लिए। और हम 2001 के स्टॉकहोम कन्वेंशन को भी नहीं भूल सकते, जो पीओपी यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के खिलाफ था। हाँ, वही रसायन जो वातावरण में खत्म नहीं होते। इस संधि ने शुरुआत में 12 सबसे खतरनाक रसायनों को बैन किया था, जिन्हें डर्टी डजन कहा जाता था। और इसी नेटवर्क का एक हिस्सा 1971 का रामसर कन्वेंशन भी है, जो वेटलैंड्स को बचाने के लिए है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को जूम आउट करके देखें ना, तो ये सच में अविश्वसनीय लगता है।
मतलब 1962 में एक साइंटिस्ट की चेतावनी से शुरू होकर मानव जाति ने पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए क्योटो, पेरिस, मॉन्ट्रियल जैसे इतने विशाल ग्लोबल सिस्टम खड़े कर दिए। और यही आज के इस डीप डाइव का सबसे अहम टेक अवे है। जब हम इन कन्वेंशंस के नाम पढ़ते हैं तो ये सिर्फ याद रखने वाले फैक्ट्स नहीं हैं। ये संधियां तय करती हैं कि आने वाले कल में इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के बीच पावर डायनामिक्स क्या होंगे। जब दुनिया साइंस पर भरोसा करती है तो इतने जटिल ढांचे बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। ये संधियां सीधे तौर पर डिसाइड कर रही हैं कि हमारे बच्चे कैसी हवा में सांस लेंगे। लेकिन इस पूरे ग्लोबल आर्किटेक्चर को समझने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या विचार है? हमने संधियों का इतना बड़ा और खूबसूरत जाल तो बना लिया है, हमने वादे कर लिए, एनडीसी डिक्लेयर कर दिए, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में कोई पुलिस तो होती नहीं है। सही पॉइंट है। जब कोई बहुत ही शक्तिशाली देश जिसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है अचानक से पेरिस अग्रीमेंट से खुद को बाहर खींच लेता है या अपने टारगेट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, तो असल में क्या होता है? तकनीकी रूप से कुछ खास नहीं। वही तो, कौन सी अथॉरिटी है जो उस देश का गिरेबान पकड़कर उसे सजा दे सकती है? कोई नहीं। तो क्या हमें सच में किसी ग्लोबल एनवायरनमेंट पुलिस की जरूरत है या फिर ये देशों की संप्रभुता के खिलाफ होगा? ये आज के दौर का सबसे ज्वलंत सवाल है। एक तरफ देश की आजादी है और दूसरी तरफ पूरी मानवता का भविष्य। बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के इन वादों को कैसे लागू करवाया जाए, ये एक ऐसा सिरदर्द है जिसका इलाज अभी तक कूटनीति के पास नहीं है। ये सच में एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है और शायद कोई एक सही जवाब है भी नहीं। और इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप ड्राइव यहीं खत्म करते हैं। इस ग्लोबल पहेली के बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब इसी एक प्लेग्राउंड के हिस्से हैं।